था सैयद पुर के जिन की चाल कामयाब हो चुकी थी। इसने नियाज मोहम्मद को हिसार से निकाल लिया था, इसका हिसार तोड़ दिया था, इसकी तवज्जो तकसीम कर दी थी। खैर ये जो कुछ हुआ सो हुआ। अच्छी बात यह हुई कि अकबर की जान बच गई। अगर वो जोश मोहब्बत में नीलम के पीछे खाली घर में दाखिल हो जाता तो वो सैयदपुर के जिन के जेर असर आ जाता। वो इस तरह की चालें चलता कि अकबर खुद ब खुद अपने बाजू से इस सिक्के को उतार कर फेंक देता। सिक्का फेंकते इसके हाथ साथ जो कुछ होता वो इसे जिंदगी भर याद रहता। नियाज मोहम्मद ने इसे अपनी जान पर खेल कर बचा लिया। हिसार टूट चुका था। अब नियाज मोहम्मद इस सिपाही की तरह हो गया था जिसका असला नाकारा हो गया हो। इससे पहले कि वो दुश्मन इसे कुछ नुकसान पहुंचाता, इसने मोर्चे से फौरन भागने का फैसला कर लिया। नीलम दरवाजे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर चुकी थी। अकबर अब यहाँ से निकल चलो, इसमें हमारी आफियत है। नियाज मोहम्मद ने अकबर की कलाई थाम कर अपनी तरफ खींची। बाबा कुछ भी हो, मैं नीलम के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अकबर ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। बेवकूफ ना बन, अब कुछ नहीं हो सकता। खैरियत इसी में कि हम यहाँ से भाग चलें। लेकिन बाबा आपने कहा था बेवकूफ, जब दो दुश्मन एक दूसरे के मुकाबले आते हैं तो किसी एक को हारना होता है। वैसे अभी हम हारे नहीं हैं, बस तुम्हारी हमाकत ने मुझे बेबस कर दिया है। मैं दिफाई हालत में आ गया हूँ। मैं अपना दिफा तो कर सकता हूँ लेकिन हमला नहीं कर सकता। ये सैयदपुर का जिन बहुत चालाक है, इससे किसी दिन मैं अकेला निपटूंगा। और यहाँ से निकल चलें। ये कहकर नियाज मोहम्मद ने अकबर का हाथ पकड़ा और इसे तकरीबन घसीटता हुआ गेट की तरफ ले चला। तभी पीछे से आवाज आई, बस नियाज मोहम्मद भाग लिए, इन आवाजों पर कान मत धरो, बस यहाँ से निकल चलो। नियाज मोहम्मद ने अकबर से कहा, अरे नियाज मोहम्मद तू तो हमें इस घर से निकालने आए थे, अब खुद ही यहाँ से भागे जा रहे हो। ये कहकर सैयदपुर के जिन ने कहका लगाया, मैंने ठीक ही कहा था ना कि तुम कितने भोले हो। वो सैयदपुर का जिन खुशी से सरचार और जाने क्या क्या कहता रहा, लेकिन इन दोनों ने पीछे आई इस आवाज पर कान नहीं धरे। वो बाहर आ गए। फिर इन दोनों ने जल्दी से गेट बंद किया। आ जाओ। नियाज मोहम्मद ने अकबर का हाथ पकड़ लिया और वो सड़क पर तेज तेज चलने लगे। अकबर की अजीब हालत थी। वो कामयाबी से हमकिनार होते होते रह गया था। वो जीतते जीते हार गया था। इतनी देर में जाने इसने कितने ख्वाब देख लिए थे। नीलम की एक झलक ने इसे दीवाना बना दिया था। इसका जी चाह रहा था कि वो नियाज मोहम्मद से अपना हाथ छुड़ाकर खाली घर में दाखिल हो जाए। फिर जो हो सो हो। जो कुछ सोच रहा है गलत सोच रहा है। वो सैयदपुर का जिन था, इसने तेरी सादलोही से फायदा उठा लिया। खैर देखा जाएगा, मैं फिर आऊंगा। तू टैक्सी में बैठकर अपने घर चला जा। सामने से आती हुई टैक्सी को नियाज मोहम्मद ने हाथ देकर रोका। अकबर को बैठने का इशारा किया और जब वो टैक्सी में बैठ गया तो नियाज मोहम्मद ने इससे हाथ मिलाया और बोला, सीधे घर जाना और किसी अहम काना ख्याल को दिल में ना लाना। अगर तुम खाली घर में दाखिल हुए तो वो तुम्हें शदीद नुकसान पहुंचा देगा। वो बहुत कमीना है। ठीक है बाबा, मैं इधर नहीं जाऊंगा, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? आप टैक्सी में आ जाए ना, घर चलें, खाना वाना खाकर चले जाइएगा। अकबर ने बड़े खलूस से कहा, नहीं तू खाने की फिक्र ना कर, हम दोपहर का खाना नहीं खाते। नियाज मोहम्मद ने बेनियाजी से कहा, फिर मैं आपको आपकी मतलूबा जगह पर छोड़ दूंगा, आप टैक्सी में आ जाए। अकबर बोला, नहीं हम खुद चले जाएंगे, तुम हमारी फिक्र ना करो। अच्छा बाबा, जैसी आपकी मर्जी। अब नियाज मोहम्मद से बहस फजूल थी। अकबर की वजह से बना बनाया खेल बिगड़ गया था। अकबर को एहसास था कि इसकी जज्बातीपन ने जीती जिताई बाजी उलट दी थी। यूं बजाय नियाज मोहम्मद ने किसी शदीद गुस्से का इज़हार नहीं किया था, लेकिन वो जानता था कि नियाज मोहम्मद इसकी हरकत की वजह से नाराज हो गया है। पता नहीं अब वो दोबारा लौट कर भी आएगा या नहीं। ये सोचकर अकबर फौरन टैक्सी से उतर आया और नियाज मोहम्मद का हाथ बड़ी हकीकत से पकड़ते हुए बोला, बाबा आप मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? अरे नहीं बच्चा, ऐसा तूने क्यों सोचा? फिर आप लौट कर आएंगे ना मुझे इस अजाब से निजात दिलाने को। तू फिक्र ना कर बच्चा, जो कुछ होगा तेरे हक में बेहतर ही होगा। नियाज मोहम्मद ये कहकर अंगश्ते शहादत इसकी पेशानी पर रखी और फिर तेजी से कदम बढ़ाता एक तरफ चला गया। अकबर चंद लम्हे से जाता हुआ देखता रहा। मजीद खड़े रहना फजूल था। इधर टैक्सी वाला भी इसे घूर घूर कर देख रहा था। वो खामोशी से टैक्सी में आ बैठा और टैक्सी वाले से बोला, चलो। घर पहुंचकर जब वो टैक्सी से उतरा तो इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे इसके सारे ख्वाब बिखर गए थे, किरची किरची हो गए थे। वो अंदर से जैसे टूट फूट गया था और ये सब इसकी जरा सी गफलत से हुआ था। अब वो राशिदा को क्या जवाब देगा जो नीलम की रिहाई की खबर सुनने की मुंतजर थी। इसने भी जाने क्या क्या ख्वाब अपनी आंखों में सजा रखे थे। वो अरमान जो दिल ही दिल में घुट कर रह गए थे। ये सोच सोच कर वो पागल हुआ जाता था। इसके दिल में धुआं सा भर रहा था, आंखों में अंधेरा छा रहा था। बस अचानक इस पर शदीद डिप्रेशन का दौड़ा पड़ा था। इसने टैक्सी से उतरकर दरवाजे पर लगी इतलाई घंटी पर हाथ रखा। घर के अंदर डिंग डोंग की आवाज गूंजी तो घर के हर फर्द के चेहरे पर खुशी बिखर गई। अकबर एक मखसूस अंदाज में घंटी बजाता था। सबको मालूम हो गया कि अकबर दरवाजे पर है। सबसे पहले राजदा भागी, अम्मी अकबर भाई आ गए। हाँ जा, दरवाजा खोल, साबरा ने खुश होते हुए कहा। राजदा घंटी की आवाज सुनकर फौरन ही कमरे से निकल गई थी, लेकिन गेट तक पहुंचते पहुंचते कुछ वक्त लगता था। अकबर की हालत कुछ ऐसी थी कि वो चाहता था कि फौरन गेट खुल जाए। बेकरार होकर इसने दोबारा घंटी बजा दी। रास्ता गेट तक पहुंच चुकी थी। इसने दोबारा घंटी की आवाज सुनी तो गेट के इस तरफ से बोली, अकबर भाई खोल रही हूँ दरवाजा, इस कदर बेकरार ना हो। अकबर ने इधर से कोई जवाब ना दिया। वो गेट खुलने का इंतजार करने लगा। राजदा ने जल्दी से गेट खोला। वो अकबर का चेहरा देखकर परेशान हो गई। अकबर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, आंखों में चमक ना थी, वो बुझी बुझी सी थी। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ अकबर भाई? राजदा गेट बंद करके पलटी। इसने परेशान होकर पूछा। अकबर ने बड़ी मायूसी और उदासी से जवाब दिया, कुछ नहीं राजदा। मुश्किल इसने अपने छलकते आंसू कंट्रोल किए, लेकिन जब वो अपनी माँ के सामने पहुंचा और माँ ने अपने बेटे की उड़ी हुई रंगत देखकर बेकरारी से कहा, हाय मेरे बेटे को क्या हुआ, तो बेटे की जब्त के सारे बंधन टूट गए।
वो अपनी माँ से बेख्तियार लिपट गया और सिसक सिसक कर रोने लगा। साबरा ने सर अपने कंधे से उठाया और अपने दोनों हाथों में इसका चेहरा थामते हुए बोली, रोता क्यों है अकबर, हौसले से काम ले, जो किस्मत में लिखा है इसे हर कीमत पर भुगतना पड़ेगा। आखिर हुआ क्या, कुछ पता तो चले। अब बाबर अली ने पूछा। जो हुआ है वो इसकी आंसुओं से जाहिर है, साबरा ने बाबर अली से मुखातिब होकर कहा। पूछ लेना, फिलहाल इसे आराम करने दो। खाली घर से नाकाम होकर जब इमली वाले बाबा का सिपाही नियाज मोहम्मद इमली वाले बाबा के सामने पहुंचा तो इमली वाले बाबा इसे बड़ी बड़ी और सुर्ख आंखों से चंद लम्हों घूरता रहा। फिर एकदम गुस्से से बोला, तुझे हमने इसलिए भेजा था कि तू वहां से नाकाम होकर लौटे। बस जी, गलती हो गई। नियाज मोहम्मद गर्दन झुकाकर बोला, वैसे मैंने बाजी जीत ली थी। बाजी जीत कर आया होता तो इस वक्त तेरी गर्दन झुकी ना होती। इमली वाले बाबा ने इसकी बात काटी। बस जी, वो लड़का इसके फ्रेम में आ गया और हिसार से निकल भागा। इसमें लड़के का कोई कसूर नहीं। तुम इस लड़की की जगह होते तो तुम भी यही करते। मैं पूछता इस लड़के को अपने साथ अंदर ले जाने की क्या जरूरत थी। इमली वाले बाबा ने दरियाफ्त किया। बस जी, यही मुझसे गलती हो गई, मुझे अकेला अंदर जाना चाहिए था। नियाज मोहम्मद ने सर झुकाकर जवाब दिया, वैसे मेरा ख्याल था कि लड़का समझदार है, खामोशी से मेरे पीछे बैठा तमाशा देखता रहेगा। देख लिया ना तमाशा, इमली वाले बाबा ने गुस्से से कहा। माँ से सर पर पांव रखकर भागना पड़ा, इसके सिवा कोई चारा ना था। नियाज मोहम्मद ने आहिस्ता से कहा, वो कैसा मजाक उड़ाता होगा हम इंसानों का। नियाज मोहम्मद, तूने तो हमारी लुटिया डुबो दी, आखिर तूने इस पर एतबार क्यों कर लिया। इमली वाले बाबा ने गुस्से और तासुब से कहा, मैं समझा वो वाकई तायब हो गया है, इसने सजा से बचने के लिए हथियार डाल दिए हैं। मैंने सोचा अगर बगैर खून खराबे के मामला निपट रहा है तो मैं क्यों खामखा इससे सजा दूं। हमारा मकसद तो लड़की को इसके पंजे से आजाद कराना था। नियाज मोहम्मद ने दलील दी। तो फिर करवा ली लड़की आजाद, इमली वाले बाबा ने तंज भरे लहजे में कहा। बस जी, चूक हो गई, मुझे माफ कर दे। नियाज मोहम्मद ने बड़ी आजीज कहा, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, तूने इंसानों की तौहीन की है। हमने तुझे अपना सिपाही बनाकर भेजा था, लेकिन तूने हिमाकत का सबूत दिया, तुझे इस हिमाकत की सजा मिलेगी। हम तुझसे तेरी पेटी छीन लेंगे, तुझे लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, तुझसे तेरी बसारत छीन ली जाएगी, अब तू दीवारों के आर पर नहीं देख सकेगा। इमली वाले बाबा ने आग बरसाते लहजे में कहा, नहीं बाबा, मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे, मुझसे मेरी ताकत ना छीने। नियाज मोहम्मद लरज उठा। जो ताकत दे सकता है वो ताकत छीनने का हक भी रखता है। ये कहकर इमली वाले बाबा ने वो पत्थर छोड़ दिया जिस पर वो बैठा था। ये इस बात की अलामत थी कि अब इस मौजू पर कोई बात ना होगी। जो फैसला कर दिया गया है इस पर हर सूरत में मानना होगा, कबूल करना होगा। नियाज मोहम्मद ने बिलाखिर इमली वाले बाबा के फैसले के आगे सर झुका दिया। पीर के सामने किसी ने सर उठाया। अकबर की अजीब कैफियत थी, इससे किसी सूरत करार ना था। इसका दिल किसी फैसले को मानने के लिए तैयार ना था। बार बार इसका जी चाहता कि वो सीधा उठकर खाली घर जाए और सैदपुर के जिनकी धज्जियां बिखेर दे, लेकिन वैसा कर नहीं सकता था। एक तो नियाज मोहम्मद जाते हुए तंबीह कर गया था, दूसरे वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि जिनके आगे इसकी हैसियत एक तिनके से ज्यादा नहीं। इसने अपने घर वालों को खाली घर में जो कुछ हुआ था बता दिया था। जीती जिताई बाजी हारने का सबको दुख था। राजदा कुछ ज्यादा जज्बाती हो रही थी। भाई अकबर, आप थोड़ा सब्र नहीं कर सकते थे? अगर थोड़ा सब्र कर लेते तो इस वक्त नीलम भाभी हमारे दरमियान बैठी होती। राजदा ने कहा। बस राजदा, क्या बताऊं, इस वक्त में कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। अकबर बड़े अफसोस से बोला, वैसे बेटा हुआ बुरा, एक बहुत अच्छा मौका हाथ आया था इसे निजात का। अम्मी, मैं अब क्या करूं? क्या इमली वाले बाबा के पास फिर जाऊं, मदद तलब करूं? वहां जाने से पहले मामू फुरकान से मिलाओ, इन्हें सारे हालात बताओ। शाम को अकबर जब मामू फुरकान के घर पहुंचा तो इसे घर पर नहीं मिले। वो अभी दुकान से नहीं आए थे। इसने सोचा कि घर पर इंतजार करने के बजाय दुकान का रुख करे, लेकिन घर से फौरन निकल जाना मुनासिब ना था। वो कुछ देर शम्स और मुमानी रिहाना से गपशप करता रहा और मुमानी रिहाना से पूछा, मामू कब तक आएंगे? बस आने ही वाले होंगे, मुमानी रिहाना ने बताया। क्यों, खैर तो है? कोई खास बात है? हाँ मुमानी जान, खास बात है, इनसे जरा मशवरा करना था। मशवरा हुआ किस सिलसिले में? मुमानी जान, वो जो जिन है ना सैदपुर का, इसने एक मरतबा मामू को चोट दी थी। इनके सारे किए किराए पर चंद सैकड़ों में पानी फेर दिया था। इनका वजीफा मुकम्मल ना हो सका था। वो मोहल्ले के एक लड़के रिजवान की शक्ल में आकर इन्हें गलीज पानी से वुजू करवा गया था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज भी इसने हमारी आंखों में धूल झोंक दी। अकबर ने कहा। इसका घर की घंटी बजी। अकबर खुद उठकर दरवाजे पर गया। दरवाजे पर इसकी ख्याल के मुताबिक मामू फुरकान ही थे। ओहो, अकबर साहब आए हैं। मामू फुरकान इसे देखकर खुश हो गए। जी मामू, अकबर ने उदास लहजे में कहा। मामू फुरकान को देखकर इस पर जाने क्यों उदासी छा गई। मामू फुरकान ने गहरी नजर अकबर पर डाली और अंदाजा कर लिया कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ हुआ है। इस कमीने ने फिर कोई नुकसान पहुंचाया होगा। मामू फुरकान के कंधे पर हाथ रखकर अद से अंदर ले आए। इसे मोहब्बत से बिठाया और बोले, अकबर कब आए? बस मामू, थोड़ी देर हुई है। मामू, इस किताब का क्या बना? वो मिली या नहीं? वो मिल गई थी, मामू फुरकान ने बताया। मिल गई थी से क्या मुराद है? क्या फिर गुम हो गई? अकबर ने पूछा। गुम तो नहीं हुई, लेकिन मिलना ना मिलना इसका बराबर ही है, मामू फुरकान ने जवाब दिया। क्यों? अकबर की समझ में बात ना आई। तुम्हें तो मालूम ही है, इस किताब को हमने कितना ढूंढा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली थी। इसकी तलाश में पूरा घर छान मारा था, आखिर में अलमारी भी देख ली थी, मामू फुरकान ने कहा। फिर कहाँ मिली? अकबर ने बेताबी से पूछा। इसी अलमारी से, मामू फुरकान ने बताया। लेकिन वो अलमारी तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह देख ली थी, एक किताब निकाल कर तलाश किया था। अकबर ने हैरत से कहा। इस वक्त नजर नहीं आई थी। फिर दूसरे या तीसरे दिन मैंने अलमारी खोली तो वो ऊपर ही रखी थी, जैसे किसी ने बाद में रख दी वो, मामू फुरकान ने बताया। हैरत है? अकबर वाकई हैरत ज़दा था। इससे ज्यादा हैरत की बात एक और है, मामू फुरकान बोले। वो क्या? अकबर ने पूछा।
اس کتاب میں سے کچھ صفحات غائب ہیں، ماموں فرقان نے بتایا۔ ارے نہیں، اکبر نے حیرت سے کہا، اور یہ صفحات وہی ہیں جن میں جنات سے متعلق کچھ عملیات درج تھے۔ ماموں یہ کیسے ہوا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ماموں فرقان نے کہا، یا تو یہ ہوا ہے کہ میں نے خود وہ صفحات نکال کر کہیں اور حفاظت سے رکھ دی ہیں، یا پھر ان صفات کو کسی نے نکال لیا ہے۔ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اور یہ سید بر کے جن کے علاوہ کسی کی حرکت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے، ماموں فرقان نے لاپرواہی سے کہا۔ ماموں آج میری ذرا سی غلطی سے وہ بچ گیا، ورنہ اڑ گیا تھا، اکبر نے بتایا۔ وہ کیسے؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ تب اکبر نے املی والے بابا سے ملاقات سے لے کر نیاز محمد کے خالی گھر میں داخل ہونے، جن سے مقابلہ اور پھر نیلم کے ظاہر ہونے تک سارے واقعات پوری تفصیل سے سنا دیے۔ جب اکبر ساری داستان سنا چکا تو کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ ماموں فرقان نے نظریں اٹھائی، اکبر کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کے دل پر چوٹ سی لگی۔ اکبر کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھیں۔ ارے پرواہ نہ کر، ماموں فرقان نے بے نیازی سے کہا۔ ایک بار وہ مجھے دھوکہ دے گیا، ایک بار وہ نیاز محمد کو جل دے گیا، آخر وہ کب تک ہم لوگوں کو جل دیتا رہے گا؟ ایک نہ ایک دن تو پکڑا جائے گا۔ ماموں مجھے تو وہ دن کہیں دور تک دکھائی نہیں دے رہا۔ اکبر نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا، میں مایوس نہیں ہوا ہوں، میں خود املی والے بابا سے جا کر بات کروں؟ ہاں ماموں، چلیں املی والے بابا سے ملاقات کر لیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی عمل بتا دے۔ ماموں پھر کب چلیں گے؟ اکبر نے پوچھا۔ تم ایسا کرو، کل صبح گاڑی لے کر آ جاؤ، ہم صبح ہی صبح یہاں سے نکل چلیں گے۔ ٹھیک ہے ماموں، اکبر نے خوش ہو کر کہا۔ دوسرے دن وہ گاڑی لے کر صبح ہی صبح ان کے گھر پہنچ گیا۔ ماموں فرقان اور اکبر نے ناشتہ کیا، پھر وہ دونوں گھر سے نکل گئے، جنگل پہنچے۔ اس جنگل کے شروع میں جو ہوٹل تھا وہ کھلا ہوا تھا، ریکارڈنگ جاری تھی۔ ہوٹل کے مالک نے اکبر کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا۔ وہ بولا، اب کیسے آنا ہوا ادھر؟ اکبر نے گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہم اندر جا رہے ہیں، یہ میرے دادا ہیں، انہیں لے کر جا رہا ہوں، میری گاڑی کھڑی ہے، خیال رکھنا۔ اب بے فکر ہو کر اندر جائیں اور پتھر کھا کر واپس آ جائیں، گاڑی آپ کو یہیں کھڑی ملے گی، ہوٹل والے نے ہنس کر کہا۔ جنگل میں کار کے داخل ہونے کی گنجائش نہ تھی، اس لیے گاڑی جنگل کے باہر چھوڑنا پڑی۔ یہ ہوٹل والے اچھے لوگ نہیں معلوم ہوتے، ماموں فرقان نے جنگل میں داخل ہو کر کہا۔ جی ماموں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ہوٹل والا کہہ رہا تھا کہ بے فکر ہو کر جائیں اور پتھر کھا کر آ جائیں۔ اصل بات یہ ہے، املی والے بابا نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا میں کسی سے اس ملاقات کا ذکر نہ کروں۔ جب ہم املی والے بابا سے ملنے جا رہے تھے تو ہوٹل والے نے منع کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ املی والے بابا کسی سے نہیں ملتا ہے، وہ پتھر مار کر بھگا دیتا ہے۔ جب ہم املی والے بابا سے مل کر واپس آئے تو ہم نے بھی یہی بیان دیا۔ اب اس نے دوبارہ جنگل میں جانتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اس لیے اس نے ہنس کر کہا ہے کہ بے فکر ہو کر جائیں اور پتھر کھا کر واپس آ جائیں۔ حکومت کو یہ نہیں معلوم کہ میری ملاقات املی والے بابا سے ہو چکی ہے۔ اگر اسے یہ بات معلوم ہو جائے تو ماموں فرقان نے بات ادھوری چھوڑ دی، تو میرے خیال میں یہاں بیٹھنے والا ہر شخص ان کی قدم بوسی کے لیے پہنچ جائے، طرح طرح کی خواہشیں ارکے انہیں پریشان کرے، اس لیے بابا جی کسی دنیا والے کو اپنے پاس بھٹکنے نہیں دیتے۔ اکبر نے کہا، لیکن تم اس معاملے میں خاصے خوش قسمت ہو۔ ہاں ماموں، واقعی مجھ پر انہوں نے خاصی مہربانی کی۔ چلتے چلتے وہ خاصے اندر نکل آئے، ہمارا راستہ ختم ہو گیا اور پتھروں سے بھرا راستہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ دونوں پتھروں پر چلتے ہوئے بالآخر نہر پر نکل آئے۔ اتفاق کی بات، وہ ایسی جگہ نکلے جہاں انہوں نے کچھ پتھروں کو رکھ کر ایک نشانی بنا دی تھی۔ یہ نشانی اب بھی جوں کی توں تھی۔ اکبر کے قدموں میں جب تیزی آ گئی، وہ ماموں فرقان سے مخاطب ہو کر بولا، ماموں بس اب ہم نزدیک آ گئے ہیں، املی کا درخت قریب ہی ہے۔ کچھ دور چلے تو درمیان میں اگا ہوا املی کا درخت نظر آنے لگا۔ درخت کے سامنے پہنچے تو انہیں املی والا بابا نظر نہ آیا، پتھر بھی خالی تھا اور درخت کے تنے میں بنا ہوا وہ محرابی کھوکا بھی خالی تھا۔ یہاں تو بابا جی کہیں نظر نہیں آ رہے، اکبر نے پریشان ہو کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ درخت کے پیچھے ہوں، ماموں فرقان نے رائے ظاہر کی۔ میں جا کر دیکھوں؟ اکبر نے کہا، ہاں جاؤ، اگر وہ درخت کی اس طرف ہوں تو مجھے اشارہ کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ اکبر نے جوتے موزے اتارنے کر ایک طرف رکھے، پینٹ کے پانچے جہاں تک لپٹ سکتے تھے لپیٹ لی اور پانی میں پہلا قدم رکھا۔ اب اس نے دوسرا قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ آواز آئی، ٹھہر جا۔ اکبر نے سر اٹھا کر دیکھا، املی والا بابا اچانک درخت کے پیچھے نکل کر سامنے آ گیا تھا اور اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف آنے سے روک رہا تھا۔ اکبر کا اٹھوا قدم فوراً جم گیا، وہ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ تو واپس جا، اسے ہمارے پاس بھیج جو تیرے ساتھ آیا ہے، املی والے بابا نے حکم دیا۔ یہ حکم سن کر اکبر فوراً پانی سے نکل آیا اور ماموں فرقان سے مخاطب ہو کر بولا، جے ماموں، بابا جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر ماموں فرقان نے جوتے موزے اتارے، شلوار اونچی کی اور پانی میں گھس گئے۔ ٹھنڈے پانی میں سے گزر کر اونچی نیچی سیڑھیوں پر پہنچے، پھر گترے پر چڑھ گئے۔ اکبر نے دیکھا کہ املی والے بابا پلٹ کر جا چکے تھے، اب اس نے پتھر پر بیٹھ کر آسن جما لیا تھا، آنکھیں بند تھیں۔ ماموں فرقان کے سامنے دو زانو ہو کر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ املی والے بابا نے چند سیکنڈ بعد اچانک آنکھیں کھولی، اپنی ان لال انگارہ آنکھوں سے ماموں فرقان کو گھورا۔ یہ انگارہ آنکھیں دیکھ کر ماموں فرقان کو کالے بلے کی آنکھیں یاد آ گئیں۔ جانے کیا بات تھی کہ بابا کی آنکھیں دیکھ کر کالا بلا کیوں یاد آ جاتا تھا؟ اکبر کو بھی املی والے بابا کی لال انگار آنکھیں دیکھ کر کالے بلے کی خوفناک آنکھیں یاد آ گئی تھی۔ کیوں آیا ہے؟ ہم نے اس لڑکے سے منع کر دیا تھا کہ کسی اور کو ہمارا پتہ نہ بتائے، مگر یہ نہیں مانا، یہ تجھے یہاں لے آیا۔ کل کو تو کسی اور کو بھیج دے گا اور پیچھے سر ہی سر دکھائی دیں گے، یہاں قوالیاں شروع ہو جائیں گی۔ املی والے بابا نے ناراضگی سے کہا، نہیں بابا، ایسا نہیں ہوگا، آپ ناراض نہ ہو، میں یہاں اپنی کسی غرض سے نہیں آیا بلکہ اکبر کے سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ اجازت تو کچھ عرض کروں؟ ماموں فرقان نے التجا کی۔ ہاں بول، زیادہ تکلف نہ تول۔ املی والے بابا کی ناراضگی برقرار تھی۔ آپ کے سپاہی نیاز محمد اور سید پور کے جن کا جو مقابلہ ہوا، اس کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ ماموں فرقان نے بات شروع کی۔ ہاں آگے چل، املی والے بابا نے کہا۔
दरअसल सैदपुर का जिन बहुत चालाक है। वो अपने शब्दों से इंसान को नहीं मारता बल्कि नफसियाती हरबे भी आजमाता है। मैंने इसे काबू में करने के लिए कब्रिस्तान में एक अमल किया था, लेकिन इसने आखिरी वक्त में चालाकी से इस अमल को नकारा कर दिया और फिर मुझे नुकसान पहुंचाया। मैं मुख्तसर बोल इमली वाले बाबा ने बात काटी। इस मरतबा भी इसने नियाज मोहम्मद की तवज्जो तकसीम कर दी और उसे हिसार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नियाज मोहम्मद की बात ना कर, अपनी बात कर। मैं अकबर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसका दुख नहीं देखा जाता। अब क्या हो सकता है, जो बेवकूफ़ी होना थी वो हो गई। इमली वाले बाबा का इशारा नियाज मोहम्मद की तरफ था। खुद नुमाई जिस्म का कोड होती है, हमने भेजा था निजात दिलाने, वो वहाँ अपने शोबों की नुमाइश करने बैठ गया। हम यहाँ दुनिया से छुप कर बैठे हैं, हम चाहें तो रोज कवाले करवा सकते हैं, देगे पकवा सकते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। हम खामोशी से बैठकर अपना काम किए जाते हैं। खैर, नियाज मोहम्मद को तो अपने किए की सजा मिल गई, आइंदा ऐसी हिमाकत ना करेगा। मामू फुरकान में हिम्मत ना हुई कि इमली वाले बाबा से पूछते कि नियाज मोहम्मद को क्या सजा मिली और क्यों मिली। इनकी नजर में गलती अकबर की थी। बहरहाल ये मामला बाबा और नियाज मोहम्मद का था। वो दरमियान में बोलने वाले कौन थे? वो यहाँ बाबा से बात करने आए थे, जिनसे निजात का कोई अमल मालूम करने आए थे। इमली वाला बाबा अपनी बात कहकर चुप हो गया, फिर इसने आंखें बंद कर ली। कुछ देर के बाद इसने अपनी लाल अंगार आंखें खोली और बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, वक्त हाथ से निकल गया, अब लकीरें रह गई हैं, इन्हें पीटते रहो, सांप तो निकल गया। मामू फुरकान की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने सवाले मगर इल्तिजाज अमेज नजरों से बाबा को देखा। मैं कह रहा हूँ सांप तो निकल गया, अब लकीर पीटने का क्या फायदा? बाबा जी मैं समझा नहीं, मैंने यहाँ कोई मकतब नहीं खोल रखा जो मैं लोगों को समझाता हूँ। जा अब तू जा यहाँ से, तूने मेरा खासा वक्त बर्बाद कर दिया। बाबा जी मुझे अमल बता दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। किस चीज़ के लिए अमल बता दूँ? पहले हजरात करवा कर देख ले, तू तो जानता है हजरात करने वाले बंदे को। इमली वाले बाबा ने मामू फुरकान को गौर से देखा। मामू फुरकान को फौरन दादा गफूर का ख्याल आया। एक वही ऐसे आदमी थे जिन्हें हजरात का इल्म आता था और वह इनसे वाकिफ भी थे। तेरे दिमाग में जो नाम आया है ठीक है, तू वहां जा। इमली वाला बाबा बोला, जा वक्त बर्बाद ना कर। अब इमली वाले बाबा से बहस करना बेकार थी। मामू फुरकान फौरन उठकर खड़े हो गए। ठीक है बाबा जी मैं जाता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो जाऊंगा, मामू फुरकान ने इल्तिजामी अंदाज में कहा। इमली वाले बाबा ने कोई जवाब न दिया। इसने जवाब में आंखें बंद कर ली। मामू फुरकान चंद लम्हे वहां रुके, शायद जवाब में इमली वाला बाबा कुछ कहे, लेकिन इसने कुछ ना कहा। आंखें बंद किए रहे। इसने हाथ से जाने का इशारा किया। खुदा हाफिज, मामू फुरकान ने कहा और सीढ़ियों की तरफ चल दिए।